तो बच्चे आज की क्लास में हम कर रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बच्चे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस काम आती है? ये सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। अब सरफेस इंटीग्रेशन 2 डायमेंशन है और वॉल्यूम 3 डायमेंशन है। तो हमें सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से काम करेंगे वो सब कुछ देख रहे हैं। तो बच्चे देखते हैं सरफेस इंटीग्रेशन वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पेपर में सेक्शन ए में इसका स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। इसमें भी वर्डिंग लगभग वही है, एफ एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका यूज़ एक सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है। बच्चे सरफेस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे एस सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस, यानी एफ वैक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ वेक्टर के साथ इंटू डी वी। और डेल डॉट एफ को या क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस एफ, ये आपने वेक्टर की बुक में पढ़ रखा है। तो डेल डॉट एफ को डाइवर्जेंस एफ भी बोलते हैं और डी वी एज इट इज़। जहाँ पर एन कैप का मतलब क्या है, ये इस एन कैप का मतलब क्या है, आपकी सरफेस अगर वही एक्स वाई प्लेन में है तो एन कैप जो हो जाएगा वो जेड एक्सिस यानी के कैप, तो वही है आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। डी एस का मतलब आपकी सरफेस किस प्लेन में है, अगर अपनी सरफेस एक्स वाई में है तो डी एक्स डी वाई आ जाएगा, वाई जेड में है तो डी वाई डी जेड आ जाएगा, एक्स जेड में है तो डी एक्स डी जेड आ जाएगा। डी वी का मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये 3 डायमेंशन है तो डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो डी वी की जगह हम हमेशा क्या रखेंगे, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो इवैल्यूएशन और एक वेरीफाई। अगर इवैल्यूएशन होएगा तो हम वही बच्चे वॉल्यूम इंटीग्रेशन करके काम ख़त्म कर देंगे, इसमें सरफेस नहीं निकालेंगे, इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। और अगर हमारे को वो वेरीफाई के लिए कहता है तो फिर सरफेस भी करेंगे और वॉल्यूम भी। तो इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, वो पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गॉस डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखेंगे बच्चे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप डेली की डेली वीडियोस लगा रहे हैं और उसको एक बार रिमाइंड अप कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से ये वाली बुक्स आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा उठाता हूँ। इवैल्यूएट, वो कह रहा है डबल इंटीग्रेशन निकालो एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, और आपको एफ वेक्टर अलग से दे रखा है 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वेयर जे कैप और प्लस का वाई जेड के कैप। तो कहता एस जो है वो एक सरफेस है जो कि क्यूब बना रही है, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन बना रही है, जो कि किन किन प्लेनों से मिलकर बना है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0, वाई बराबर 1, जेड बराबर 0 और जेड बराबर 1। इन 6 लाइनों से मिलकर एक क्यूब बन रहा है। तो बच्चे कुल मिलाकर अगर एक्स की, वाई की और जेड की लिमिट्स देखें तो एक्स 0 से लेकर 1 तक है, वाई 0 से लेकर 1 तक है और जेड भी 0 से लेकर 1 तक है। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करूंगा, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सोल्व करो, पर हमने देखा कि एक्स वाई जेड तीनों प्लेन के अंदर है और सरफेस इंटीग्रेशन वैल्यू निकालनी है। और हम जानते हैं गॉस डाइवर्जन के अकॉर्डिंग सरफेस और वॉल्यूम क्या होते हैं, इक्वल। अगर सरफेस और वॉल्यूम इक्वल ही होते हैं तो हम सरफेस इंटीग्रेशन ना निकाल कर वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम में डी वी की जगह डी एक्स डी वाई डी जेड रखेंगे। तो जैसे ही डी एक्स डी वाई डी जेड रखेंगे तो एक्स की, वाई की और जेड की लिमिट चाहिए, जो हमें देखते ही पता लग रही है 0 से 1 एक्स की लिमिट, वाई की भी 0 से 1 और जेड की भी 0 से 1। तो उसने लिखा एस एक सरफेस है जो कि क्यूब के रूप में है, जो कि इन प्लेनों से मिलकर बनी है। टू डिटरमाइन, यानी हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, जहाँ पर एफ वेक्टर हमें ये दिया हुआ है। बट वी नो दैट सरफेस इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो बच्चे इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो पहले डेल डॉट एफ निकालना है। डी वी का मतलब तो डी एक्स डी वाई डी जेड, और एक्स वाई जेड की लिमिट हमें देखते ही पता लग गई, तो बस डेल डॉट एफ निकालना है इस क्वेश्चन में। तो वैसे पहला क्वेश्चन तो समझ लो हो गया गॉस डाइवर्जेंस का। डेल डॉट एफ निकालना आप लोगों ने सीख ही रखा है। तो डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो देखें ध्यान से। और ऐसे ही बच्चे एफ वेक्टर हमें क्वेश्चन में ये वाला दिया ही हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सेम का सेम से आई का आई से करेंगे तो बनेगा 4xz इसके साथ मल्टीप्लाई, तो डेल बाई डेल एक्स के साथ 4xz का मल्टीप्लाई, फिर ऐसे ही प्लस डेल बाई डेल वाई का मल्टीप्लाई जे कैप वाले से, तो माइनस का वाई स्क्वेयर प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप का कोफिशिएंट वाई जेड रख दिया यहाँ पे। बच्चे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, क्या बचेगा 4z,
ऐसे ही वाई का वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2y, और यहाँ पर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, वाई तो कांस्टेंट और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो प्लस का वाई बचेगा। ये आ गया डेल डॉट एफ। बचे जैसे ही डेल डॉट एफ आ गया तो आप फाइनली आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को बुला ही रखा है, उसकी RHS में वैल्यू रख देते हैं। तो डेल डॉट एफ हम निकाल ही चुके हैं, dv का मतलब dx dy dz, और 3 लिमिट्स चाहिएंगी तो तीनों लिमिट्स हमारे पास तैयार है, तो बस इसको निकाल देते हैं। तो डेल डॉट एफ इंटू डी को बुला लिया। v का मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो x बराबर 0 से 1, y भी 0 से 1, z भी 0 से 1। डेल डॉट एफ की वैल्यू है 4z माइनस वाई, और डी के बदले रख दिया dx dy dz। सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाहर वाले के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करते हैं, तो जेड का हो गया जेड स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही वाई तो कांस्टेंट, खाली 1 का करेंगे तो जेड, अपर लिमिट जेड की जगह रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 4/2 कट कर आएगा 2, यहाँ पर जेड के बदले 1 रखेंगे तो आएगा 1 वाई माइनस का वाई, और 0 रखेंगे तो ये स्टेप भी 0 और ये भी 0, तो रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो 2 तो कांस्टेंट है, 1 का हो गया वाई, और वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, 1 रखेंगे तो बचेगा 2 माइनस 1/2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 3/2 तो कांस्टेंट है बाहर, 1 का हो गया x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुल मिलाकर वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया 3/2। तो यही हमारा सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू 3/2, तो इसकी वैल्यू भी 3/2। तो अभी तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो वेरीफाई का की ई वैल्यूएशन का किया है। तो ई वैल्यूएशन के केस में तो हमें कोई वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें सिर्फ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ही निकालना था, वो हमने निकाल लिया और वही सरफेस के बराबर होगा। अब अगला क्वेश्चन भी सिमिलर सही है, सिर्फ ई वैल्यूएशन करना है, तो इसका मतलब हम सरफेस इंटीग्रेशन ना करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे। एफ हमें इस बार ये दिया हुआ है, तो बुला लेते हैं बच्चे। तो ये जो थोड़ी सी राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब की बार जो एस नाम की सरफेस है वो एक सर्कल है, x² + y² = 4, और जेड की जो लिमिट दी हुई है वो दे रखी है 0 से 3। तो इसमें भी सिर्फ इवैल्यूएशन करना है और सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। तो जब भी सरफेस इंटीग्रेशन निकालना हो और उसने लिखा नहीं हुआ कहीं भी गॉस डाइवर्जेंस लगाओ, पर हमने देखा सरफेस निकालना है, तो सरफेस ना निकाल कर हम जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि सरफेस वॉल्यूम के बराबर होता है, तो हम सरफेस ना करके हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम के लिए 3 लिमिट चाहिए, एक्स की, वाई की और जेड की। जेड की तो सीधा दी हुई है 0 से 3, वाई की यहाँ से निकाल लेंगे, तो y² बराबर 4 माइनस x², तो y का मान प्लस माइनस √4 माइनस x², तो माइनस से लेके प्लस तक y की लिमिट हो गई, और फिर y को 0 रख दो तो x की लिमिट आ जाएगी +-2। तो इस तरीके से आप तीनों की लिमिट्स निकाल लोगे, और तीनों लिमिट निकाल लेंगे तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कोई मुश्किल है ही नहीं, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखते हैं फिर भी कैसे किया हुआ है। तो बच्चे हमें डिटरमाइन करना है ये इंटीग्रेशन, पर हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के। फिर लिमिट की वाई की कैसे निकालेंगे, जो भी बताया आपको, x² उधर ले गए तो 4 माइनस x², और रूट लेंगे तो +-√4 माइनस x², तो y का मान आ गया माइनस इससे प्लस ये तक। और फिर x की लिमिट चाहिए तो y को 0 रख दो, तो x का लिमिट आ जाएगा +-2, और z की लिमिट दे ही रखी है 0 से 3। तो x y z तीनों की लिमिट आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है तो डेल डॉट एफ निकालना है, और डेल डॉट एफ अगर निकालना है तो पहले डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं। तो बच्चे डेल डॉट एफ अब डायरेक्ट निकालना सीखो। डेल का मतलब होता है del/del x i कैप प्लस del/del y j कैप प्लस del/del z k कैप, और उसका जब तुम एफ वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, और के वाले का के के साथ। तो कुल मिलाकर जो एफ वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशेंट है, उनमें आई कैप वाले कोफिशेंट के साथ लगा दो del/del x, इसके साथ लगा दो del/del y, और इसके साथ लगा दो del/del z, बस। तो इस तरीके से आप एफ वेक्टर डेल वेक्टर डॉट एफ निकाल सकते हो, नहीं तो डिटेल में पूरे 2 स्टेप लिख देना, और आई का आई से, जे का जे से, और के का के से, तो ये आ जाएगा। अब बच्चे 4x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4, माइनस 2y² का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y² का 2y, तो 2 × 2 4 माइनस का 4y, और इसका करेंगे z² का तो 2z। तो बच्चे ये आ गया डेल डॉट एफ। फाइनली इसको बुला लो। v का मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो x की लिमिट है -2 से 2, y की लिमिट है -√4 माइनस x² से +√4 माइनस x², z की लिमिट है 0 से 3। डेल डॉट एफ की वैल्यू ये निकाल ही रखी है हमने, इंटू dx इंटू dy इंटू dz। पहले इस पूरे का z के रिस्पेक्ट में, तो 4z 4yz और 2z, z का करेंगे z² बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा,
जेड की जगह एक बार 3 रख देना और माइनस करके 0 रख देना, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये कुछ बच जाएगा। फिर इसका पूरे में 12 और 9 को पहले जोड़ लो, तो 12 और 9 21 हो गए, तो 21 माइनस 12y dx इंटू डी वाई। फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 21 का तो हो गया 21y, और y का किया तो y² 2, तो कट कटाकर 6 बना। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी हुई है, बचे एक स्टेप से एक स्टेप कट जाएगा, 21 और 21 जुड़कर 42 हो जाएगा, 42 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लग गया वही a² माइनस x² का, तो x/2 अंडर द रूट दिस प्लस a²/2, यहाँ पर 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो a का मान 2 हो गया, और a² होता है तो 2 का स्क्वायर 4 ही हो गया। तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आप अप्लाई कर लेना। तो अंडर द रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है बच्चे x/2 अंडर द रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो आप ध्यान से देखो a², तो यहाँ पर अगर अपना 4 है तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो a का मान 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4/2, तो ये 4/2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये आप लगा देना फॉर्मूला। फिर अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो ये 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये बचेगा 4/2 कट कर 2, साइन इनवर्स 2 रखेंगे तो 2/2 1। फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस का 2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 और -4 0 ही बनेगा, तो ये स्टेप तो 0 ही हो जाएगा। 2/4 कट कर 2 बन ही चुका है, और माइनस करके पुट करते हैं तो यहाँ पर माइनस आ गया, और x के बदले -2 रखेंगे तो साइन इनवर्स -1 बचेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1 जुड़कर 4 साइन इनवर्स 1, या पहले वैल्यू रख दो, इसका मान π/2, इसका मान भी π/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई और पाई जुड़कर 2π, 2π इंटू 42 84π। तो ये फाइनली बच्चे इसका क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन भी इवैल्यूएशन है, इसलिए मैं ये भी करवा देता हूँ आपको। तो बच्चे एस आपको ये दिया हुआ है डॉट एन कैप इंटू डी एस, थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर दिया, तो ये एफ वेक्टर है, क्योंकि हम सरफेस इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे थे अभी भी, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, तो ये पूरी चीज़ एफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमें सरफेस इंटीग्रेशन का मान निकालना है, तो हम सरफेस इंटीग्रेशन ना करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे। और जहाँ पर एस जो है वो सरफेस है, एक स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1 अबव द XY प्लेन, तो ये एक स्फीयर है, वो भी कौन से वाला पार्ट लेना है उसका, अबव द XY प्लेन। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, हम सरफेस इंटीग्रेशन ना करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे। एफ वेक्टर हमें पता लग गया, एन कैप के साथ जो भी चीज़ है वो हमारा एफ वेक्टर है। तो आप साथ में लिखना चाहो तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ये पढ़ी हुई है, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, तो डॉट एन कैप डी एस को छोड़ दो, बाकी चीज़ एफ वेक्टर है, तो ये पूरा एफ वेक्टर है। फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, तो डेल डॉट एफ निकालना ही निकालना है, और आपको अभी भी बताया है आई कैप का जो भी चीज़ है कोफिशेंट, उसका डेल बाई डेल एक्स के साथ, इसका डेल बाई डेल वाई के साथ, इसका डेल बाई डेल जेड के साथ, नहीं तो डेल वेक्टर की वैल्यू तुम जानते ही हो, वो रखो, उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो इस एफ वेक्टर के साथ, जब करोगे तो ये स्टेप आ जाएगा। फिर बच्चे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, क्योंकि इसमें तो वाई जेड आ रहा है, इसमें जेड एक्स आ रहा है और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0, इसमें जेड आ रहा है तो z² का हो गया 2z और y² कॉन्स्टेंट, तो डेल डॉट एफ की वैल्यू आ गई 2z y²। अब हमें चाहिए, अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट्स, लिमिट के लिए जेड की लिमिट तो सीधा यहाँ से निकाल लो स्फीयर से, तो x² y² उधर जाकर माइनस का, और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगी, तो माइनस से लेके प्लस तक, पर कर्व लेना है वो एक्स वाई प्लेन से ऊपर ऊपर तक के लिए, तो उससे देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो लिमिट ऑफ जेड तो निकल गई, अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर ऊपर वाला लेना है, तो उससे एक्स और वाई की लिमिट का इफेक्ट देख लेते हैं और जेड की लिमिट का इफेक्ट देख लेते हैं। तो बच्चे जेड माइनस से वो आया था, पर हम 0 से लेंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन से ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, तो बच्चे जेड बराबर 0 से लेकर दिस हो जाएगा। अच्छा, लिमिट ऑफ वाई की बात करें तो जेड को आप क्या रख दो 0, तो इस स्फीयर के अंदर अगर जेड को 0 रखेंगे तो y² का मान आएगा 1 माइनस x² प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस x²। देखो जेड को 0 रखेंगे तो y² आएगा 1 माइनस x², और y का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस x²। पर अबव द एक्स वाई प्लेन लेना है, अगर अबव द एक्स वाई प्लेन लेना है तो फ़र्क देखते हैं। तो ध्यान से सुनो थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चे, वो थोड़ा सा अलग कह रहा है। एक स्फीयर जो दिया हुआ है उसमें अबव द एक्स वाई प्लेन, ये स्फीयर के अबव द एक्स वाई प्लेन वाले की पार्ट की बात कर रहा है, तो जेड की लिमिट तो लेंगे हम 0 से लेकर, क्योंकि उसमें हमें एक्स वाई प्लेन लेना है, तो जेड कोऑर्डिनेट इस वाली वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे 0 होता है, और ऊपर में वो स्फीयर तक जाएगा,
और एक्स वाई के लिए बात करेंगे तो जो स्फीयर की हमने शेप बनाई हुई है वो एक्स वाई पूरी डायरेक्शन में है। तो स्फीयर की मैं शेप बनाता हूँ, उससे आप समझ पाओगे ये लिमिट्स कैसे ली हैं। तो बच्चे एक डायग्राम बना रहा हूँ। हमें स्फीयर बनाना है, तो इस तरीके से हमने एक स्फीयर बना दिया। ये 3D स्ट्रक्चर है, ये एक्स वाई प्लेन में भी है और जेड प्लेन में भी है। और बच्चे ये एक स्फीयर की शेप है, और अब ध्यान से सुने। अब हमने, क्योंकि उसने बोला है अबव द एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन के ऊपर ऊपर बनाना है। तो मतलब जेड वाले का इनरोलमेंट नहीं लेना तो जेड की लोअर लिमिट तो इस एक्स एक्सिस पे 0 हो गई, और ऊपर में इस स्फीयर से टकराएगा तो जेड का मान पॉजिटिव में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सोचो तुम्हें एक्स वाई की लिमिट लेनी है, तो वाई की लिमिट लोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट होगे, और यहाँ पर y की लिमिट माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है। तो y की लिमिट -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से +√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और निकाल लेंगे कैसे? z को 0 रख दो, यहाँ से पहले वाई स्क्वायर का मान निकालो, फिर y का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो माइनस से लेके प्लस तक पूरी लिमिट आएगी। फिर y और z दोनों को 0 रख दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x की लिमिट आएगी -1 से +1। तो बच्चे इस तरीके से आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए एक्स वाई और जेड की लिमिट इस क्वेश्चन में निकाल लोगे। अब जैसे ही एक्स वाई जेड की लिमिट आ गई तो हमने अपना वॉल्यूम इंटीग्रेशन बुला लिया। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन v डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर इंटू डी वी। एक्स की लिमिट है -1 से 1, वाई की लिमिट है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से +√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड की लिमिट है 0 से लेकर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और तुमने डेल डॉट एफ पूरा सोल्व किया हुआ है, कितना निकाला है 2z वाई स्क्वायर, और डी वी की बदले रख दिया dx dy dz। पहले z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का z स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो z स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, उसमें लिमिट ये z की पुट कर दो। तो बचे z की जगह जब तुम ये वाला रूट पुट करोगे तो स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर एज इट इज़, और 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक साथ मल्टीप्लाई, और ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई की पावर 4। अब हमें इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का हो गया वाई की क्यूब अपॉन 3, वाई की 4 का हो गया वाई की 5 अपॉन 5, वाई की लिमिट्स रख दो। तो बच्चे वाई की जगह ये लिमिट रखेंगे, तो बच्चे ये 3 है और ये रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा, अपॉन 3 चल ही रहा है, ये स्टेप चल ही रहा है। यही लिमिट इसमें रखेंगे तो 5/2 बन जाएगी, अपॉन 5 चल ही रहा है। और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो बच्चे उससे पहले उसने एक ट्रिक यूज़ की। इसके अंदर अगर इसके अंदर हम स्टार्टिंग में ही लिमिट को चेंज कर दें, तो बच्चे लिमिट को चेंज करने का कंसेप्ट देखो। अगर इधर हम y के बदले माइनस रखते हैं और इधर भी माइनस रखते हैं तो दोनों में से ही माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो ये भी y के बदले माइनस रखने पर माइनस वाई 5 बनाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी y के बदले माइनस वाई रखने पर माइनस बनाएगा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये स्टेप प्लस का और ये स्टेप माइनस का, तो माइनस एफ एक्स बन रहा है, और माइनस एफ एक्स बनता है। थोड़ा सा बच्चे लिखने में कोई ना कोई मिस्टेक है, ध्यान से देखते हैं अपने लोग। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, सब कुछ कर दिया, और इसमें माइनस करके लोअर लिमिट भी रखनी थी, तो 2 टाइम्स तो बच्चे ये करेक्शन करें, ध्यान से सुने। अगर आपको इसको इवन ओड के कंसेप्ट से करना है तो आप यहीं पर चेक करोगे इंटीग्रेशन करने से पहले। तो जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर y के बदले अगर माइनस वाई रख दें तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ पर भी y के बदले माइनस वाई रख दें तो यही आएगा। इसका मतलब ये पूरा इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर अपने लिख लेते हैं, अगर ये इवन फंक्शन है तो आप इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हो 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स, और स्टेप की लिमिट हो जाएगी 0 से दिस, तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 से दिस, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट कर दी 2 टाइम्स 0 से दिस। तो इसमें एक स्टेप बीच में स्किप है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दिस इज़ एन इवन फंक्शन, तो लिमिट कर दो 2 टाइम्स 0 से दिस, और फिर इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा, और 0 से ये लिमिट रहेगी। तो अपर लिमिट तो रखी दी थी, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो रखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप अब बन जाएगा। इतना बनने के बाद ये 2 चल ही रहा है बच्चे। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम आएगा, तो 15 एलसीएम बाहर निकाल लिया, और 15 एलसीएम आया तो यहाँ पर ऊपर 5 का मल्टीप्लाई होगा, और इधर से थोड़ा सोल्व भी कर दिया इसको। तो बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2 है, तो 1 और 3/2
दोनों के बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो 1 + 3/2 5/2। और एलसीएम जब हमने 15 लिया है तो ऊपर 5 है और यहाँ पर 15 लिया है तो 5 से 15 कटेगा तो ऊपर 3, 5 में से 3 गए 2, तो 2 × 1 - x² की 5/2 और नीचे एलसीएम 15 था उसको बाहर निकाल दिया, इस 2 को भी बाहर कर दिया। और फिर बच्चे इसकी लिमिट भी चेंज कर दी, -1 से 1 है तो 2 × 0 से 1 और ये वाला 2 एज इट इज चल रहा है, तो ध्यान से ये 2 और ये इंटीग्रेशन सेम चल रहा है और -1 से 1 लिमिट को 2 × 0 से 1, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी इवन फंक्शन है, तो आप लिखना चाहो तो ये भी एक सम फलन है, तो लिमिट 2 × 0 से 1 कर सकते हो। फिर कर दो इंटीग्रेशन। अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए x की जगह पुट करोगे साइन थीटा, तो x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो dx की वैल्यू आएगी कोस थीटा इंटू डी थीटा। क्योंकि आपने x को कुछ मानना है तो लिमिट भी चेंज होंगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, तो साइन कब 0 होता है? 0 पे, तो थीटा का मान भी 0 आ गया। और जब आप x को 1 रखोगे तो साइन कब 1 होता है? π/2 पे, तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, तो बाहर सोल्व होकर 8/15 बना हुआ है, लिमिट हो गई 0 से π/2, 1 - x के बदले रख दिया साइन थीटा, तो x² था तो sin² थीटा होल पावर 5/2 और dx के बदले रख दिया कोस थीटा डी थीटा। फिर बचे 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, पावर 5/2 चली रही है, 2 से 2 कट जाएगा, इंटू कोस थीटा डी थीटा, तो ये बन जाएगा कोस की 6 थीटा डी थीटा। अब तुम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन कर रखा है तो गामा फंक्शन तुम लोगों को आता है, तो ऐसा केस होने पर साइन इसके साथ लिखेंगे तो साइन की 0 थीटा, तो m का मान 0 और n का मान 6, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2, तो ये फॉर्मूला होता है, ये लगा देना। तो यूजिंग गामा फॉर्मूला, तो वो आपको आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला फिर भी, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। m की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में कहें तो साइन तो है ही नहीं, तो m का मान समझ लो 0 और n का मान है 6, ये रख देना, पूरा सोल्व कर देना, तो दैट इज़ डिज़ायर आंसर। तो बच्चे ये पूरा सोल्व कर देना आप लोग। तो यहाँ तक आपका हो गया बच्चे गॉस डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस। अब इसके अंदर हम एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें वो इस तरीके से भी गॉस डाइवर्जेंस पूछ सकता है। अभी भी वेरीफाई नहीं कर रहे, वेरीफाई वाले क्वेश्चन तो 2 ही हैं और दोनों इंटरेस्टिंग है बच्चे। इसमें भी वो इवैल्यूएशन ही कह रहा है और बोल भी रहा है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इवैल्यूएट करो, पर जो सरफेस इंटीग्रेशन दिया है वो थोड़ा अजीब सा दे दिया, दिस इंटू dy/dz, दिस इंटू dz/dx, दिस इंटू dx/dy। तो यहाँ से सबसे पहले एफ वेक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सिर्फ इवैल्यूएशन करना है तो हम सरफेस इंटीग्रेशन कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे। पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए एफ वेक्टर चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम के लिए डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर निकालना होता है, तो एफ वेक्टर हमें इस सरफेस से ही मिलता है। अब पिछले 2 क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट दिया हुआ था या डायरेक्ट लिख रखा था, इसमें कुछ अजीब सा लिखा, तो इसमें एफ वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चे? dy/dz है तो इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर, अगर कोई सरफेस YZ प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर x एक्सिस और x एक्सिस की डायरेक्शन i कैप, तो आप इसके साथ लगाओगे i कैप। ऐसे ही dz/dx है तो इसका परपेंडिकुलर y एक्सिस, तो j कैप इसके साथ लगाओगे। और ये xy है तो इसका परपेंडिकुलर k कैप, तो इसके साथ k कैप लगाओगे। तो एफ वेक्टर क्या बनेगा? x + z i कैप, y + z j कैप और x + y k कैप। तो उसने लिखा, इसको अगर आप कंपेयर करोगे अपने इस LHS से, यानी गॉस डाइवर्जेंस की LHS से, तो एफ वेक्टर निकल कर आएगा x + z i कैप, तो डायरेक्ट लिखना होता है बस y + z j कैप और x + y k कैप। और मैंने तुम्हें बताया है कि i कैप j कैप k कैप मैंने क्यों लिखा है इसके साथ, उसका परपेंडिकुलर देखकर। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना होगा। अगर मान लो इसमें पहला यहाँ पर dx dy लिखा होता तो फिर मैं इसके साथ क्या लगाता? k कैप, अगर यहाँ पर dx dy होता तो। ठीक है, इस तरीके से एफ वेक्टर निकाल लोगे। फिर बस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को बुला लो कि सरफेस किस में कन्वर्ट होता है? वॉल्यूम में। तो डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं, तो डेल ये होता है, एफ वेक्टर हमने निकाल ही रखा है। डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई का आई से, जे का जे से और के का के से, तो एक्स + z लग जाएगा del/del x के साथ, y + z लग जाएगा del/del y के साथ और x + y लग जाएगा del/del z के साथ। बचे x का x के रिस्पेक्ट में 1, इसका 0 हो जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में 1, इसके रिस्पेक्ट में 0, इसका पूरा ही 0 हो गया। तो कुल मिलाकर क्या बचा? 1 + 1 2 बचेगा टोटल। तो डेल डॉट एफ की वैल्यू आ गई बच्चे सोल्व होकर 2। अब डेल डॉट एफ अपना 2 आ गया तो उसके बाद लिमिट्स निकालनी है। अब लिमिट के लिए देख लेते हैं क्या कुछ गिवन है। तो बच्चे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो एस सरफेस है वो एक स्फीयर की स्ट्रक्चर है और यहाँ से
तो बच्चे यहाँ से सबसे पहले जेड स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर जाकर माइनस का, और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस से प्लस लिमिट आ जाएगी जेड की। फिर जेड को जीरो रख दो, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की लिमिट आ गई प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई और जेड दोनों को जीरो रख दो, तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 2। तो इस तरीके से आप एक्स वाई जेड की लिमिट निकाल लोगे। तो ये निकाल कर दिखाई हुई है। तो बच्चे लिमिट ऑफ जेड, तो यहाँ से पूरा वही जेड का मान निकाल के प्लस माइनस में आ गया। फिर जेड को जीरो रख देंगे तो वाई का मान प्लस माइनस में आ जाएगा, वाई और जेड को जीरो रख देंगे तो एक्स का मान प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यह आ गई है बच्चे लिमिट एक्स वाई और जेड की। फाइनली RHS यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन बुला लिया। एक्स की लिमिट -2 से 2, वाई की लिमिट माइनस अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जेड की लिमिट ये कुछ है, डेल डॉट एफ का मान 2 है, डी का मान dx dy dz। पहले जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z हो गया। अच्छा, इसमें पहले वही कर दिया, ये भी एक इवन फंक्शन है तो लिमिट हो गई 2 टाइम्स 0 से दिस। तो मैं फिर लिख देता हूँ दैट इज़ इवन फंक्शन, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही है, जेड की जगह तो कुछ रख ही नहीं पा रहे, तो ये इवन फंक्शन ही है। तो 2 टाइम्स 0 से कर दो लिमिट, फिर 2 तो ये वाला 2 भी बाहर निकाल दिया तो 4 हो गया, खाली 1 का करेंगे तो जेड हो गया, अपर लिमिट ही रखेंगे, लोअर लिमिट रखने पर तो 0 हो जाएगा। फिर इसका करने के लिए इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ा ट्रिक से लिखा, इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट लगा दिया और उसकी पावर 2 कर दी, तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखा हुआ है, इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे एक रूट लगा दिया और उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, और माइनस का वाई स्क्वायर एज इट इज़। तो देखें ध्यान से, अंडर द रूट और उसके ऊपर रूट लगा दिया और उसका स्क्वायर भी कर दिया, तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएंगे, वापस यही स्टेप बन जाएगा। ऐसा लिखने से बेनिफिट, पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पूरा कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2, एक्स की जगह वेरिएबल कौन है वाई, तो बचे y/2। फिर ये वाला अंडर द रूट एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान है अंडर द रूट दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह वाई है और ए की जगह ये पूरा का पूरा रूट है, तो रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट 0 से ये क्यों की, क्योंकि बच्चे ये भी इवन फंक्शन है, तो लिख लेना यहाँ पर, पहले ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी, तो 2 टाइम्स 0 से ये कर दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट 0 से ये चल रही है। अपर लिमिट रखेंगे y के बदले, जब y के बदले ये रखोगे तो ये स्टेप और ये स्टेप कट कर 0 बनेगा, तो कोई तुक्की नहीं है। y के बदले ये रखेंगे तो ये स्टेप से ये कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 बचेगा, बचाया हुआ है, ये स्टेप एज इट इज़। माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इंटू कुछ भी 0, क्योंकि y के बदले 0 रखेंगे, और इधर भी y के बदले 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पूरा स्टेप ही 0 हो गया, तो नो नीड। फिर बचे ये 2 और 8 कट कर 4 हो गया, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा ही है, साइन इनवर्स 1 को π/2 लिखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो बचे पाई को भी बाहर कर दिया, ये 2 चल ही रहा है। अच्छा, -2 से 2 लिमिट के लिए फिर से 2 टाइम्स 0 से 2 कर दिया, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो लिख सकते हो, ये मर्जी होती है हमारी। इवन फंक्शन का कंसेप्ट अगर नहीं लगाना तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लो, एक बार 2 रखो और एक बार -2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तो ये इंटीग्रेशन नकली है, ये अब आप परफॉर्म कर सकते हो, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इतना काम करके लाओगे बच्चे, कल की क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू क्लास।